नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पवार से मिले अनिल देशमुख, बोले एंटीलिया केस में होनी चाहिए सही तरीके से जांच। सीएम योगी ने गिनाई 4 साल की बड़ी उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश बना दूसरे नंबर की इकोनॉमी वाला राज्य। केजरीवाल सरकार ने लगाए केंद्र पर आरोप, कहा घर घर राशन स्कीम पर लगाई गई रोक। ममता ने भाजपा को दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर दिया करार, जनता से की बीजेपी की विदाई की मांग। और देश में फिर डराने लगी कोरोना की रफ्तार, महाराष्ट्र में कोरोना से हुआ हाल बेहाल। नजर डालते हैं पहली खबर पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच दिल्ली में बैठक हुई। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि विदर्भ में इंटरनेशनल कंपनीज आना चाहती हैं, इसके लिए कुछ दिक्कतें थी, उसके लिए मैं पवार साहब से मुलाकात करने के लिए आया था। इसी दौरान गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत की एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है। इस जांच में एनआईए को सहयोग दिया जा रहा है। एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस की अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी हो, जिसके नाम सामने आए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, गृह मंत्री इस पूरे मामले से इस कदर पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? देखिए, सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने कहा कि नागपुर में कोई कंपनी आने वाली है। नागपुर में तो वो लॉकडाउन लगा हुआ है। और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या हो गया कि भाई आप कुछ दिन के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे जी। इतने ही ज़्यादा कर्मठ अगर मंत्री महाराष्ट्र के होते तो महाराष्ट्र की स्थिति ये नहीं हुई होती। दरअसल ये मीटिंग दिल्ली में हुई है, इसके राजनीतिक मायने हैं। इसका मतलब यही है कि देशमुख साहब की कुर्सी अब हिलने वाली है। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह ये है कि जिस तरह का बयान उन्होंने 2 दिन पहले एक अखबार के कार्यक्रम में उन्होंने दिया था, उसको लेकर के शरद पवार नाराज़ हैं। दूसरी तरफ कि ये शिवसेना और एनसीपी के बीच एक तरह से ये समझ लीजिए कि बिल्कुल दीवार सी बन गई है इस सचिन वाजे के मुद्दे को लेकर के। सचिन वाजे को किसने वहाँ पे रीइंस्टेट किया, इसको लेकर के अभी तक क्लैरिटी नहीं आ पाई है। कोई इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अब शिवसेना या उद्धव ठाकरे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो ये मलबा जो है वो एनसीपी के ऊपर आकर के गिरेगा। शरद पवार एक स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं। वो जानते हैं कि इस बार जिस तरीके से ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं, मुंबई पुलिस के ये रोग ऑफिसर्स, उसमें उनको राजनीतिक नुकसान हो रहा है और वो चाहेंगे किसी भी तरीके से कि इसका पूरा मलबा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उद्धव ठाकरे के सिर पे जाकर के गिरे और एनसीपी को ज़रा सा भी इसका नुकसान नहीं हो। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की विदाई तय है जी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की ओर से हर जिले में अपनी उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने भी अपनी उपलब्धियों का बखान किया। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो सरकार ने अपराध नियंत्रण के अलावा अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया तो वो है निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देश में यूपी दूसरे नंबर की इकोनॉमी वाला राज्य बना और तो और कोरोना से निपटने में योगी सरकार अव्वल रही। और भी ऐसी कई उपलब्धियां योगी सरकार के कार्यकाल में हासिल हुई। डॉक्टर साहब, आप योगी जी के 4 सालों के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने राज्य के लिए काम करे। ये अच्छी बात है कि वो काम कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। हर राज्य में इस तरह से सब सरकारें अगर काम करने लग जाए तो देश बहुत आगे निकल जाए। लेकिन इस तरह की जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह का जो घोषणा होती है, खास करके 4 साल पूरे होने के बाद, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि योगी सरकार जिन योजनाओं को जिस पे वो काम कर रही थी, जो काम अब तक कर चुकी है, उसको वो लोगों तक पहुंचाने में अब जुट जाएगी,
क्योंकि अब इसका मतलब साफ है कि सरकार अब इलेक्शन मोड में धीरे धीरे आ रही है। 4 साल खत्म होने का मतलब है कि 5वां साल पूरा का पूरा सरकारी मिशनरी, चीफ मिनिस्टर और उसके सारे लीडर्स वो चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे और उसकी पहल आज से शुरू हो गई है। वैसे जो अगर राजनीति के तौर पर अगर आप देखें तो योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अपनी जो उसको कह सकते हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी में उन्होंने तो इजाफा किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात योगी जी ने ये साबित किया है कि वो सिर्फ अच्छे लीडर ही नहीं हैं बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासन चलाने वाले एक लीडर भी हैं। तो उनकी जो कार्य कुशलता जो है उसकी देश भर में तारीफ हो रही है और इसी का वो फ़ायदा उठा करके आगे आने वाले चुनाव में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी, और अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। इसी तकरार के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार का ये आरोप है कि केंद्र ने उनकी हर घर राशन डिलीवरी की योजना पर रोक लगा दी है। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल की इस बेबसी की वजह क्या है? देखिए, ये राजनीति है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे लीडर हैं जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ये राजनीति के नटवरलाल हैं। ये सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दरअसल ये जो बवाल मचा है वो बवाल इसलिए मचा है क्योंकि सरकार एक इस तरह का कानून लेकर के आ रही है जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स और उसके जो सरकार का जो काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस आएंगे। और जिस तरीके से संविधान को निरादर करके पिछले 1.5 साल से अरविंद केजरीवाल ने एलजी के ऑफिस को बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया है, उसकी वापस उसको स्थापित करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। और चूँकि ये मनमानी करना चाहते हैं और इस कानून के वो खिलाफ हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को वो अपने साथ लेना चाहते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो वो एक इस तरह का एक मुद्दा लेकर के आए कि भाई हम तो घर घर तक एक लोगों को राशन पहुंचाने की स्कीम लेकर के आ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार वो मना कर रही है। ये उसी वजह से हो रहा है जो एनसीटी बिल जो लाया गया है उसकी वजह से हो रहा है। इस तरह की बातें वो दिल्ली के लोगों को बता करके भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले जंतर मंतर पे आंदोलन भी किया था, लेकिन उसमें जो खास उनको सफलता नहीं मिली क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा पहुँचे नहीं, मीडिया में दिखाया नहीं गया। अब सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी आई भी है तो वो इसलिए आई है कि ये जो राशन देने का जो काम है ये केंद्र की योजना है, इसमें फूड सिक्योरिटी कानून है कुछ, उसमें कोई तब्दीली लाने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है। और इसीलिए वो चिट्ठी लिखी गई है कि आपको जो करना है, आपको फ्री में अनाज देना है, आप अनाज खरीदो, फ्री में आप दो, लेकिन केंद्र सरकार की किसी योजना में अगर आपको तब्दीली करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात है कि इन्हें कानून कायदा बताया जा रहा है, लेकिन ये उसे मुद्दा बना करके वो एनसीटी बिल का जो विरोध वो कर रहे हैं उसमें वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर से जनता को संबोधित करने वाली ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही हैं। पूर्वी मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी को अलविदा कहा। साथ ही ममता ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। इतना ही नहीं, ममता ने भाजपा को दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर तक करार कर दिया। डॉक्टर साहब, ममता ये कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि बंगाल की जनता किसका मुंह देखना चाहती है, किसका नहीं? देखिए, वो अपना कैंपेन कर रही है। ममता बनर्जी इस तरह की बातों को करते हुए ही यहाँ तक पहुँची है। बीच में उन्होंने कहा था पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान कि वो तो मोदी मिल जाए तो उन्हें चांटा मार दूं। अभी तो वो बहुत कम बोल रही हैं क्योंकि अभी स्थिति उनकी ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह की शब्दावली, इस तरह की बातें, अगर आपको जय श्री राम से प्रॉब्लम है लेकिन आपको किसी को दुर्योधन कहना हो, किसी को मीर जाफर कहना हो, तो ये तो उचित नहीं है। वो इसलिए भी उचित नहीं है कि ममता बनर्जी की एक साख है, और आप अगर जब बड़े बड़े लीडर ही पूरे चुनाव के कैंपेन के शब्दावली के डिस्कोर्स को अगर वो नीचे लेकर के जाएंगी, उसके स्तर को गिराने की कोशिश करेंगी, तो फिर जो आपके ग्राउंड वर्कर्स हैं वो तो दंगा करेंगे ही, मारपीट करेंगे ही। और इस वक्त
हर पॉलिटिकल पार्टी की ये दायित्व है कि बंगाल में जो कैंपेन है उसका टोन एंड टेम्पर थोड़ा डाउन किया जाए, क्योंकि हिंसक घटनाओं की बहुत खबरें आ रही है। कुछ टेलीविज़न चैनलों पे दिख पाता है, बहुत सारे नहीं दिख पाते हैं, लेकिन ये बंगाल के लिए सही नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठा करके लोगों की भावनाओं को भड़काने की जो कोशिश कर रही है वो सरासर गलत है। जी, और अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो चुका है, जिस वजह से शिवसेना सरकार की नाकामी साफ नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर ये महाराष्ट्र सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है? भाई, वहाँ पे कोरोना से लड़ने के लिए फुर्सत किसको है? वहाँ तो चीफ मिनिस्टर इस बात में बिजी हैं कि नया पुलिस कमिश्नर किसको बनाया जाए, वाजे के केस में किस तरह से किसको फंसाया जाए। शिवसेना के ज़्यादा लीडर्स तो अपनी जान बचाने में फंसे हुए हैं। ये सारे लोग, इन लोगों ने तो अभी से नहीं, ये जब से कोरोना आया है उसके बाद से ही आप देखिए, कोरोना काल के आने के बाद से ही ये कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, अर्नब गोस्वामी के साथ कांड हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं। कोरोना की चिंता किसको होती है? कोरोना की चिंता उसको होती है जिनको राजनीति करना हो, जिनको गुंडागर्दी करना हो। वो थोड़ी कोरोना के बारे में सोचेगा, जनता तो मरती है, मरने दिया जाए। तो ये जो वहाँ के जो सरकार जो चलाई जा रही है उसमें इनहेरेंट जो कंट्राडिक्शन है उसका खामियाजा महाराष्ट्र के लोग भुगत रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे सरकार शायद यही सोच रही है कि कोरोना से तो बाद में निपट लेंगे, पहले अपनी सत्ता को तो बचा लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।